जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग UPSSC PT 2024 के लिए हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि पिछले वर्षों के पेपर में आए हुए। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, PCS या फिर किसी अन्य एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, एप्लीकेशन पर PT 2024 के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि 499 रुपये में आपको कुल 50 टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो एप्लीकेशन से आप इस सीरीज को जरूर परचेज कीजिएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर एक पैसेज दिया है, ये पैसेज देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक जो भी क्वेश्चन है वो इन पैसेज के माध्यम से बनेंगे। देखिए, पैसेज अगर कभी भी आपको मिले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए। बाकी यहाँ पे मैं डायरेक्ट पहले पैसेज पढ़ रहा हूँ। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम है ये मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय, ये मतलब भावना उत्पन्न करता है। और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है ये भी कोई अपवाद नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने भी ऐसा ही किया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष, खून खराबे के लड़ा गया। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। ठीक, मतलब जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है इसका हेड, मतलब जिसने इसे संचालित किया, तो महात्मा गांधी थे। इसमें किसी भी प्रकार का ईर्ष्या नहीं था, द्वेष नहीं था, खून खराबा नहीं था, और गांधी जी से सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। मतलब गांधी जी ने इस जो आंदोलन था इसको चलाने में उनके मतलब शिक्षा का, और ये बोला जा रहा है कि धार्मिक आस्था का उतना उपलब्धि नहीं है जितना कि उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम थे जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग, हर जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो, अन्यथा विभिन्न संप्रदाय के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। मतलब ये धर्मनिरपेक्ष था और स्वतंत्रता इसमें कर्मी थे। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ठीक, ये पैसेज है, देखते हैं इसके बारे में कुछ और आगे दिया। ठीक है, अब आगे पैसेज नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, ये पैसेज है, जब भी आपको पैसेज मिलेगा, आप अगर तेजी से एग्जाम में पढ़ेंगे तो मुश्किल से एक पैसेज पढ़ने में आपको 1 से 1.5 मिनट का अप्रॉक्सीमेट टाइम लगेगा। ठीक, या फिर वो पैसेज के साइज पर भी कई बार निर्भर करेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि पैसेज आप 1 से 1.5 मिनट में पूरा पढ़ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, जो स्पृहणीय शब्द है इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य, मतलब जो प्राप्त करने लायक है ना, प्राप्त करने योग्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये स्पृहणीय का अर्थ होता है, तो गद्यांश में भी यही अर्थ प्रयुक्त होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया। अब देखिए, आप 4 पढ़ेगा, आपने पैसेज पीछे पढ़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका। ठीक, तो यहाँ पे क्रांतिकारियों की तो बात नहीं हो रही है विशेष, तो ये पहला गलत हो जाएगा। आगे है, आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। देखिए, कहीं पर कृषकों का भी जिक्र नहीं किया गया था, सभी समुदाय, वर्ग, मतलब ये सब बोला गया है ना, मतलब जो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, ये सब बोला गया था, कृषक की बात नहीं, ये भी गलत हो जाएगा।
अब आगे बढ़ेंगे, अगला है गुलाम देश की दशा कैसी थी, इसका भी कोई जिक्र नहीं। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर 4 जरूर सही होगा। देखते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। देखिए आप देखेंगे पूरे पैसेज में ना जिक्र किया गया है कि महात्मा गांधी ने देश को मतलब किस प्रकार से आज़ादी दिलाई, मतलब क्या उनका योगदान था। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड है उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य था, मतलब लेखक क्या बताना चाहता। देखिए धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, है ना। तो धार्मिक आस्था का कहीं जिक्र नहीं किया, मतलब धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने का कोई जिक्र नहीं। आगे है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ठीक है। ये देखिए ये हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या विशेषता थी, उसमें किस समुदाय के लोग थे, खून खराबा ईर्ष्या द्वेष इन सब की स्थिति क्या थी, ये सब। अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, ये भी कोई मतलब जिक्र नहीं किया गया। आगे जनतांत्रिकता से हानि, तो यहाँ पे हानि तो बताया नहीं गया, लाभ बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, मतलब धर्मनिरपेक्षता से क्या समझा जाता है। तो देखिए आपको पता होगा धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर करना, है ना। तो सभी धर्मों का आदर करना ये हो सकता है। धर्म में हस्तक्षेप न करना, इसका कोई मतलब तात्पर्य नहीं है ना। धर्म की अवज्ञा ये भी नहीं, किसी भी धर्म को न मानना, तो नहीं, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, सभी धर्मों का आदर करना। अगला प्रश्न है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। देखिए जनतांत्रिक का मतलब होता है हर समुदाय हर वर्ग के लोग उसमें शामिल थे, ठीक। अब देखते हैं इसमें, देखिए महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, तो ये नहीं होगा, है ना। इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे, ठीक है। हिंदू मुसलमान अभी तो सभी प्रकार के वर्गों की बात है ना, ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है ना। होल्ड कर सकता है लेकिन सही नहीं, मतलब आगे पता चलेगा। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, इसका कोई जिक्र नहीं है ना। आगे है इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, तो इससे यहाँ पे क्लियर होता है कि एक जनतांत्रिक आंदोलन था। जनतांत्रिक का मतलब जितने भी वर्ग जितने भी समुदाय जितने भी धर्म के लोग हैं सब के सब शामिल होंगे। चलिए तो ये पहला पैसेज था। अगर आप इसको ध्यान से मतलब सही तरीके से करेंगे तो 1.5 से 2 मिनट अप्रॉक्सीमेट पढ़ने में लगेगा और 1 से 2 मिनट आंसर करने में, तो 2.5 से 3 मिनट में ना आप एवरेज में अपना पूरा पैसेज क्लियर कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आप सही तरीके से टैकल करते हैं पैसेज को तब। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड ये भी देखिए पैसेज है ना। इस पैसेज में क्या दिया आप पढ़ते हैं इसमें, देखिए दिया निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। अब 76 से 80 यहाँ तक के जो प्रश्न है इस गद्यांश पर आधारित है। देखिए विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, मतलब जो विधाता ने ये सृष्टि बनाया इसका हेड कौन है, मनुष्य, है ना। उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है, मतलब भगवान की कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडित तत्व ब्रह्मांडे की कल्पना की थी, है ना। ये मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे। उनकी यह कल्पना मात्र नहीं थी प्रत्युष्ट यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य आकर्षक और लावण्यमय रूप से सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के, है ना, देखते आगे क्या, अभी पैसेज और भी आगे चलेगा, वर्णन के लिए कितनी ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली। मतलब ये बताया जा रहा है कि मनुष्य के सौंदर्य के एक्सप्लेनेशन के लिए, व्याख्या के लिए विभिन्न प्रकार की रचनाएं की है। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचना करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। मतलब अगर साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो जो मानव शरीर है एक जटिल मशीन है ना। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्सों के खराब हो जाने से गतिशील वायु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो वह काल कौलित हो जाए, यह विचारणीय है ना। अब और भी आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड नंबर 8 पर क्या दिया है, अभी पैसेज बड़ा है थोड़ा। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर एक नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू रूप से व्यवस्थित
सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये बताया जा रहा है कि साइंस ने ये जिक्र किया है कि मनुष्य का शरीर एक तरीके से मशीन है, ठीक। अगर मशीन में हम किसी पार्ट के खराब होने पर नया पार्ट लगा सकते हैं तो मानव शरीर के साथ क्यों नहीं, है ना। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया, मतलब जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। मतलब उन्होंने लगातार मेहनत की और अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाया। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह धातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक होता है तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे जब ब्लड दिया जाता है, रक्त दिया जाता है, तो उसमें रक्त के ग्रुप को टेस्ट किया जाता है, ये तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा। ऐसे ही ना, जब अगर किसी को ऑर्गन डोनेट करना होता है, मतलब अगर किसी को अंग देना होता है तो अंग प्रत्यारोपण में पहले उसके टिश्यू का टेस्ट किया जाता है। टिश्यू का मतलब ऊतक, है ना। ऊतक का टेस्ट किया जाता है, जब ऊतक टेस्ट मैच करेगा तभी वो बात आगे बढ़ेगी। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मतलब वर्तमान में जो शल्य चिकित्सक हैं ये गुर्दे, यकृत, आंत इन सबको प्रत्यारोपित कर रहे हैं। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के अन्य सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो चुका है। तो मतलब ये पूरा का पूरा पैसेज दिया था। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कंक्लूजन मिल रहा है। कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जैसे देखिए भगवान ने मनुष्य बनाए, मनुष्य एक संसार की सबसे मतलब अच्छी रचना मानी जाती है। इसको जो कवि है ना, कवि एक तरीके से इसको कोमल संरचना बताते हैं, लेकिन जो साइंस है ना, साइंस ने इसकी तुलना मशीन से की है। और उन्होंने बताया कि जैसे मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसके पार्ट को चेंज करके मशीन को फिर से सही से चला सकते हैं, वैसे मानव शरीर के साथ भी अगर कोई अंग खराब होता है तो उस अंग को बदल कर उसकी जगह दूसरा अंग लगाकर आप उसको सही से चला सकते हैं। तो पैसेज में पूरा जिक्र यही था। अब चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे बने, है ना। पहला प्रश्न है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि, है ना। अब देखो मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसका तो जिक्र नहीं है। मानव सृष्टि का सिर मोर है, अभी ये आगे हो सकता है, ठीक। देखिए मन की शक्ति अपराज्य है ना। देखिए मन की शक्ति अपराज्य है, मतलब इसका जिक्र कहीं भी नहीं था, है ना। लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि। देखिए इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा ये हम लोग पहले स्लाइड पर आ गए, रुकिए। ये देखिए यहाँ पर मनुष्य सृष्टि का मतलब सिरमौर है, तो ये एक ऑप्शन है। देखिए लघु रूप मानकर यत, मतलब यहाँ पे देखिए यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो मनुष्य है ना वो एक तरीके से मतलब जहाँ पे मनुष्य वहीं पे ब्रह्मांड है। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मानव, लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे डी के साथ हम लोग जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है। देखिए वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है, मतलब कहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि नहीं मिलता है। देखिए साहित्यकार, साहित्य शास्त्री, शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक में देखिए वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव की बात की जा रही है ना। तो जो साहित्य शास्त्री होते हैं, है ना, अभी साहित्य देखिए साहित्यकार का जिक्र नहीं किया था पीछे। अब शल्य चिकित्सक साइंस को ही मानेंगे और वैज्ञानिक मतलब साइंस को ही मानेंगे। तो यहाँ पे साहित्य शास्त्री जो थे वो मतलब आगे जिक्र किया गया था पैसेज में कि साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि यह शरीर दृढ़ मांसपेशियों अवयवों से निर्मित है ना। अभी देखते हैं आगे, है ना। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन होल्ड कर सकता है। ये तो देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है ना। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, ये कोई बात नहीं है, है ना। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति, ये भी नहीं। देखिए मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, मतलब शल्य चिकित्सक ने कौन सी चुनौती स्वीकार की है। तो आपने देखा है कि अभी अंग प्रत्यारोपण की बात हो रही थी। देखिए जीर्ण अवस्था के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, इसका कोई बात नहीं था। मनुष्य शरीर को मृत्यु से बचाना, ये भी नहीं है ना। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, इसकी बात हो रही थी। शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय। देखिए निरामय जो होता है, निरामय, है ना, निरामय का मतलब होता है निरोगी। निरोगी, निरोगी का मतलब जो एकदम स्वस्थ हो, जिसके अंदर कोई भी रोग ना हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो ये दो पैसेज आए थे 10 नंबर के, है ना। तो आप
आसानी से 10 नंबर टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पे फिर से एक पैसेज दिया है, अब की बार ये पैसेज हिंदी में नहीं है, ये पैसेज इंग्लिश में। देखिए चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पे। 41 से 43 मतलब 41, 42 और 43 ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है यहाँ से, ठीक है। देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। पैसेज को पढ़िए और आंसर को दीजिए। आई क्लाइम्ड इनटू बेड, मैं बिस्तर में गया, एंड रोल्ड माई सेल्फ इनटू द ब्लैंकेट्स, और खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया। फर्स्ट एक्सटिंग्विश द लाइट, पहले वो मतलब लाइट को ऑफ करता है। दैट बर्न्ड स्टेडली नियर द डोर, जो कि डोर के पास था। आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट अ स्लीप बट माई फियर मेड दैट impossible and soon I sat up in the bed peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by the draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion in of the ship. I was instantly thrown violently across the room। ठीक है, तो ये पैसेज है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके हिंदी का मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा मतलब अभी टाइम भी हम लोगों का हो रहा है, लगभग वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। तो देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है ना। तो क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि द ऑथर सैड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, है ना। देखो ऑथर वो पियरिंग था, मतलब डार्कनेस में क्यों बैठा हुआ था। तो देखो आप यहाँ पे जब देखेंगे ना, यहाँ पे पियरिंग का जिक्र कहाँ पर किया गया, रुके ये पैसेज है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पियरिंग इनटू द डार्कनेस एंड ओकेजनली ग्लैंसिंग एट द राउंड विंडो एट द साइड ऑफ द शिप, है ना। यहाँ पे देखिए डार्कनेस यहाँ पे कहीं जिक्र किया होगा। देखिए बट माई फियर मेड दैट, देखिए ये फियर के कारण मतलब डर के कारण था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो डर के कारण ऐसा कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ही वाज मतलब ये लाइट की बात नहीं है, वेस्ट विंडो की बात नहीं है ना, इसकी भी बात नहीं है। यहाँ पे ही वाज अफ्रेड, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, है ना। वो जंप मतलब बेड से बाहर क्यों आता है। तो अभी आपने देखा था उसको कोल्ड एयर लग रहा था, पीछे पैसेज आपने पढ़ा था, आपको हल्का फुल्का याद होगा, कोल्ड एयर के कारण। देखिए ही हियर फैंड साउंड, ये जिक्र नहीं। ही सा समवन कमिंग टुवर्ड्स हिम, ये भी नहीं है ना। अ कोल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस, है ना। देखिए कोल्ड ब्रिज का मतलब होता है ठंडी हवा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले पैसेज, अगले स्लाइड पे, है ना। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे क्या है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, है ना। प्राइड, है ना। प्राइड यहाँ पर दिया है। प्राइड की बात करेंगे तो प्राइड का मतलब होता है गर्व, है ना। तो गर्व की बात होगी। देखिए यहाँ पे ह्यूमर नहीं होगा, हेट ग्रेडा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कोल्ड आइस कायरता ये भी नहीं होगा। डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, गरिमा, है ना। तो यहाँ पे इसकी बात हो जाएगी, प्राइड मतलब डिग्निटी हो जाएगा। एंटोनिम रखना है यहाँ पे किन का। देखिए यहाँ पे गिव एंटोनिम, आपको एंटोनिम देना है किन के लिए। अब किन की बात करेंगे ना, किन का जो हिंदी अर्थ होता है ये होता है इंथुजियास्टिक, है ना। मतलब जो एकदम एक्साइटेड है ना। यहाँ पे जिल उत्साह से भरा हुआ है, ठीक है। मतलब एकदम पूरी तरीके से इंथुजियास्टिक है, उत्साह से भरा हुआ है। तो देखिए जो उत्साह से भरा है वो अलर्ट भी रहेगा, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ईगर भी होगा, हम्बल भी होगा, डल मतलब जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं, एकदम नीरस पड़ा है, एकदम बेकार पड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे किन का एंटोनिम से। चलिए नेक्स्ट अगले पैसेज पर आते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया तिछड़ का विलोम शब्द क्या होगा। तिछड़ मतलब तेज, है ना। तो देखिए तीव्र मतलब भी तेज होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद त्यागी मतलब जो ग्रहित करने की बात, ये भी नहीं होगा। तृष्णा वितृष्णा ये भी नहीं होगा। कुंठित मतलब तेज मतलब बहुत तीव्र, तृष्णा मतलब बहुत तेज है, कुंठित मतलब एकदम स्लो, एकदम दबा हुआ से। तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला क्वेश्चन है गज बदन। अब गज बदन की बात करेंगे। गज बदन मतलब जिसका हाथी के जैसा शरीर है ना। गज बदन मतलब जिसका हाथी के जैसा शरीर है। तो हाथी के जैसा शरीर किसका है, गणपति मतलब गणेश भगवान का, है ना। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गणपति, ऑप्शन नंबर सी। गर्जन मतलब गरजना हो जाएगा, मेघनाथ नहीं होगा, विष्णु भी नहीं होगा, ठीक। आगे है कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ का मतलब देखिए कंटक नहीं होगा, है ना। विक्रीड नहीं होगा, कुचैला नहीं होगा, कंटका किरीट, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने टैकल किए, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा एक यहाँ पे और बचा हुआ है ना, एक स्लाइड और है। दूध का दूध और पानी का पानी होना, मतलब आपने मुहावरा कई बार पढ़ा होगा। देखिए मुहावरा के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है ना। अरबी भाषा का शब्द है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना, इसका मतलब होता है कि एकदम उचित न्याय करना, मतलब एकदम साफ साफ जो स्पष्ट है ना वो करना, या फिर जो चीज़ मतलब है वो सामने आ जाए। तो दुग्ध इंस्पेक्टर ये तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। मिलजुल के रहना ये भी नहीं है। पक्षपात मतलब आप पक्ष ले रहे हैं तब तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। उचित न्याय करना, ऑप्शन नंबर डी, या उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी की बात करेगा। बहिष्कार, देखिए बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है, बहिष्कार ये होता है ना। ये
अगर देखिए यहाँ पे देखा जाए तो पहला नहीं होगा, है ना, बड़ी की मात्रा है। बहिष्कार नहीं होगा, है ना, बहिष्कार, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें ना बहिष्कार में एक चीज याद रखिएगा, इसमें विसर्ग संधि होता है, इसको ऐसे ये वही प्लस कार, है ना। तो ये इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि होता है। अगर कभी आपसे संधि पूछ लेगा किसमें किस प्रकार की संधि है, तो भी आपको याद रखना है इसमें विसर्ग संधि होगा। तो